ने कल उत्तर प्रदेश सम्मिलित पावर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक का जो 2018 का पेपर था उसका एक सेक्शन अर्थात हिंदी का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम अगले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है कि इसमें से विषम कौन सा है। पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है स्टील, चौथा है एल्युमिनियम। तो हम देखते हैं कि जो हमारा आयरन है, तांबा है या एल्युमिनियम है, ये क्या है, हमारे धातु है। जबकि जो स्टील है क्या है, ये इस्पात है, अर्थात इसमें एक से अधिक तत्वों को मिला के बनाया जाता है तब हमें स्टील प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है जिसमें ये प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर इसको हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या किया है 90 डिग्री रोटेट किए हैं तो हमें नया फिगर बना है। अगर इसको भी 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन रोटेट करते हैं तो जो हमारा बीच का सर्कल है वो लगभग इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ये रिंग है, रिंग क्या होगी, इस बेस पे आएगी। ठीक है, तो इस तरह बन जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें फिट बैठेगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है हमें। तो इसमें से विषम क्या है, टॉनी ब्लेयर, ब्लेज पास्कल, सर आइजैक न्यूटन और जेम्स स्कॉट जूल्स। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे तीन ये हैं, ठीक है, हमारे जो तीन हैं नीचे के, ये क्या है, इन्होंने कि किसी न किसी यूनिट से जुड़े हैं। जैसे पास्कल यूनिट जो है ये दाब का है, न्यूटन फोर्स का है, जबकि जूल किसका है, वर्क का है। तो इसमें भिन्न क्या है, हमारा टॉनी ब्लेयर जो है ये यूके के टाइम पे पीएम थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सेलेक्ट द वर्ड्स दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग ग्रुप। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पुडुचेरी, कानपुर, पुणे और कालीकट। ठीक है, ये हिंदी में भी देख लेते हैं, बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पांडिचेरी, कानपुर, पुणे, अलीगढ़। इसको हम हिंदी में देखने की अपेक्षा अंग्रेजी के वर्ड्स को देखते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी के वर्ड्स को देखने पे हम क्या पाते हैं कि लगभग ये सारे प्राचीन नाम हैं। ये बड़ौदा है, जबकि वर्तमान समय में इसको क्या बोलते हैं, ये बड़ौदा होगा चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई को हम क्या बोलते थे, प्राचीन समय में मद्रास बोलते थे। ठीक है, कानपुर को प्रोनाउंसिएशन तो वही है, लगभग कानपुर को लिखते हैं तो के से लिखते हैं। पुणे, पूना लिखा है, पुणे होता है, कालीकट यानी कलकत्ता। ठीक है, तो इसमें कहीं क्या अलग हो सकता है, तो हम देख ऑप्शन पे देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, चेन्नई है, कोचीन है, कानपुर है, पूना है। ठीक, तो हमारा क्या इसमें से अलग होगा, चेन्नई होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता है 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या की पहचान करना है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये बैन आरेख पे हम एक तरह देखते हैं। ठीक है, तो बैन आरेख में रिंग दो सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हम क्रिकेट का है तो ये फिर फुटबॉल का हो जाएगा। ठीक है, कहता क्या है, 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तीन जो है क्या करते हैं, ये 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। जब क्रिकेट की देखते हैं तो टोटल 17 है, 17 में अगर 3 को हटा दिया जाता है तो कितना बचेगा, 14 बचेगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद में फुटबॉल में अगर 19 टोटल है
तो इसमें 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 16 बचेगा। तो 16 यानी 14 प्लस 16 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, अगर 33 हो जाता है तो 33 को 40 में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 कितना है, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम 3 सर्किल लेंगे। ठीक है, बेन आरेख को देखते हैं, यहाँ पे 3 सर्किल लेंगे। 3 सर्किल हो गए। क्वेश्चन क्या कहता है, 17 हिंदी बोलते हैं, टोटल कितना है हमारे पास, टोटल कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं। 15 छात्र मराठी बोलते हैं, 15 मराठी बोलते हैं, अर्थात एक रिंग ये हो गई। ठीक है, ये मराठी यानी एम मान लेते हैं इसको। ठीक है, मराठी के लिए एम हो गया। फिर क्या है, हिंदी 17 हिंदी बोलते हैं यानी एच से हिंदी को रिप्रेजेंट करेंगे। और अंग्रेजी मान लेते हैं कितने हैं, अंग्रेजी 13 है, अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करेंगे ई से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कहता क्या है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं, अर्थात इंग्लिश और मराठी बोलते हैं। 5 छात्र, 5 में से क्या है, 2 जो हैं वो हिंदी भी बोल सकते हैं, यानी 2 जो है कॉमन होगा। ठीक है, तो ये जो बीच में है वहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर क्या है, 5 नहीं 3 बचे अपने पास, 3 किसका होगा, हिंदी और मराठी और इंग्लिश और मराठी का होगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, कहता है 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 6 सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं तो 6 यहाँ हो जाएगा। 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, 7 केवल हिंदी बोलते हैं, तो टोटल कितने हो गए, यानी 6 3 9 9 2 11। ठीक है, अंग्रेजी में कितने हैं टोटल, 13 है, तो 13 है, 11 हो ही चुके हैं, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। हिंदी की बात की जाए तो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है 17। 17 में कितने हैं अपने पास, 7 2 9 2, 7 2 9 9 2 11, 11 और 6। ठीक है, 17 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब कितने बच्चे हिंदी मराठी के लिए, मराठी के लिए कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेंगे। ठीक है, तो आप मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल मराठी बोल सकते हैं, कितने हो जाएंगे उसमें, 4। अगला क्वेश्चन है, कहता है छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, टोटल कितने छात्र हैं, 30 हैं। कहता है कि 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है, 30 के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। 20 छात्रों के पास टैबलेट है, 20 के पास क्या है, टैबलेट है। 15 छात्रों के पास दोनों है, उसके साथ क्या है, मोबाइल और टैबलेट दोनों है। जबकि 15 अन्य छात्र के पास ना तो मोबाइल है ना ही उनके पास टैबलेट है। यात्रा करने वालों की कुल संख्या हमें बतानी है। ठीक है, टोटल संख्या अगर बतानी तो टोटल संख्या में हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे 2 रिंग लेते हैं। ठीक है, 2 सर्कल यानी वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम से समझते हैं तो कहता है क्या है कि जिसके पास 15 क्या है, 15 के पास कुछ भी नहीं है, 15 के पास ना मोबाइल है और ना टैबलेट है, ये 15 अपने पास सेफ हो गए। ठीक है, कहता है 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और 20 छात्रों के पास टैबलेट है और 15 छात्रों के पास दोनों है, तो 15 के पास दोनों है था, तो 15। ठीक है,
ये कहता है कि मान लीजिए ये मोबाइल का सिंबल है और ये टैबलेट को शो करता है। तो मोबाइल और टैबलेट, अगर मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल टोटल 30 है। 30 में अगर 15 सब्ट्रैक्ट कर दें कितना बचेगा? 15 बचेगा। टैबलेट कितना है, कितने के पास है? 20 के पास है। तो 20 में कितना बचेगा? 5, यानी 15 और 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 15 30 और 5 35, 35 और 15 50 हो जाएगा टोटल, यानी अपने पास टोटल 50 होगा। था तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर? ठीक है, तो यहाँ पे गिवन फिगर में हमें ट्रायंगल काउंट करना है। तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, अपने पास एक ये हो जाएगा, एक दो ये हो जाएगा। ठीक है, और एक दो तीन चार, ये जो रेक्टेंगल में ट्रायंगल बनते हैं इसका डबल हो जाता है, यानी 4 गुणे 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 और ये जो एक ये और एक ये तो कितना हो जाएगा? 10 हो गया। ठीक है, यानी अपने पास कितने रेक्टेंगल होंगे? 10 होंगे, अर्थात इसका सही आंसर होगा 10 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, अर्थात ऑप्शन कौन सा सी है? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि नीचे दी गई पेपर की शीट है, उसमें जिसमें सामने की ओर चिन्ह चिन्हित है। ठीक है, और पीछे की तरफ कुछ नहीं लिखा है। वो इस प्रकार फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पासा। इस संख्याएं बाहर की ओर दिखाई देती हैं, अर्थात जो हम पासा बनाएंगे उसकी संख्या बाहर की तरफ दिखनी चाहिए। तो ये हमारा पासा बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक दूसरे के अपोजिट में क्या आएंगे? 4 के अपोजिट में 6 आएगा, 3 के अपोजिट में 2 आएगा और 1 के अपोजिट में 5 आएगा। तो इससे कौन सा फिगर ड्रॉ होगा हमारे पास? हमारे पास 4 फिगर हैं। 4 फिगर, फिगर में चारों में से कौन सा ड्रॉ हो जाएगा? यानी एक दूसरे के अपोजिट में देखेंगे तो भी हमें कौन सा दिखाई देगा? अगर इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे तो ये ऑप्शन बी मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। दिए गए पेपर शीट से स्पष्ट है कि 4 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत 2 है, 1 का विपरीत 5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आखिर में आएगा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और कहाँ चलता है? पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं दाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़ने के बाद फिर 5 किलोमीटर और चलता है। फिर क्या होता है? 180 डिग्री मुड़ जाता है और वह 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ के क्या करता है? 10 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पे है? प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पे है? अगर इसको, अगर फिगर ना बना के एक सिंपल सी मतलब सीक्वेंस में अगर देखें तो हम मान लेते हैं कि नॉर्थ हो गया। नॉर्थ के बाद में क्या आएगा? अगर हम एक डायरेक्शन में ही इसको रोटेशन में देखेंगे, नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद साउथ आएगा और साउथ के बाद वेस्ट आएगा। ठीक है, तो कहता है पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, अर्थात दाएं की तरफ मुड़ेगा तो क्या होगा? साउथ की तरफ जाएगा। साउथ की तरफ कितना जाता है? 5 किलोमीटर चलता है। फिर एक बार 180 डिग्री मुड़ जाता है, 180 डिग्री मुड़ता है। तो 180 डिग्री अर्थात अपने अपोजिट में चला जाएगा, साउथ का नॉर्थ चला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ में कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं मुड़ता है अर्थात किधर जाएगा? अपने अपनी ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो अब ईस्ट में कितना है? 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये हो गया, वेस्ट की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट अर्थात अपने दाएं तरफ पहुंच गया। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट का कट जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हमें बचेगा? 5 हमारे पास बचेगा, यानी कितना है? 5 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उनकी जबकि उसकी बहन जो है, ठीक है, दीपिका भी उसी समय पर उसी घर में पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है और फिर बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक चलती है। दो स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है यहाँ पे। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, इसको हम अगर फिगर के हिसाब से देखें, ठीक है, तो फिगर इसका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम वैसे नॉर्मल वे में एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दीपक अपने घर से निकलता है, किधर जाता है, 12 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है, 12 किलोमीटर पूरब की चल दिया। यानी हमारा मान लो ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है। पॉइंट ईस्ट की तरफ चलता है कितना, 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं किधर मुड़ेगा, एंड नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ चल देगा और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर चलता है। फिर 5 और ये 5 कितना, 12 5 कितना हो जाएगा, अर्थात हम अगर ये ट्रायंगल मान लें तो ये बी और सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर, सबने पढ़ा होगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब तो कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 13 आएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि लगभग इतना आएगा, टाइम बचाने के लिए इतना किया जाता है। और अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसके अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो अगला भाग भी कहता है उसकी बहन दीपिका भी उसी समय पर उसी घर में पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है। वहाँ पे कौन गया था, वहाँ पे वो पूरब में गई थी, ये इधर पश्चिम में जा रही है 12 किलोमीटर। फिर क्या कहता है कि 12 किलोमीटर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है तो साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चलती है। तो लगभग इसका कितना बनेगा, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी इसको भी एक ट्रायंगल अगर माने तो इसको मान लीजिए ए बी सी, तो बी सी स्क्वायर, बी सी इक्वल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 13 ही आएगा। तो 13 यहाँ पे, अब प्लस 13 उधर का, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा अपने पास। यानी इनके पास कितना है, ये कितना डिस्टेंस पे है, 26 पे है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक सुबह शेखर प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है, ठीक है, और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। वह 9 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है और उसके जिम पहुंचने और उसके घर के बीच की सबसे छोटी दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, हम आपको सीधे आंसर बताते हैं, ठीक है, कि इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे फोल्ड करके एक उचित क्यूब में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक उचित क्यूब बनाने के लिए कम से कम अपने पास जो मिनिमम जो मिनिमम इसके स्ट्रक्चर बनने चाहिए वो होने चाहिए, ठीक है। तो इससे तो नहीं बनेगा, ऑप्शन ये नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी से कितने होने चाहिए, लगभग 6 फ्लॉप होने चाहिए। कितने फ्लॉप है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फ्लॉप है, तो 8 फ्लॉप से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सी में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लॉप है, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसमें कितने फ्लॉप है, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लॉप इसमें भी है, लेकिन इससे पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा।
कहता दिए गए चित्र में यह षष्ठभुज को 90 डिग्री वामवत घुमाया जाए, यानी जो अपना षष्ठभुज है इसको वामवत घुमाया जाए तो ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री घुमाने पे ये कैसा बनेगा, लगभग कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि 270 डिग्री पंचभुज को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, अर्थात क्लॉकवाइज में घुमाया जाएगा, ठीक है। तो ये पंचभुज है तो इसको घुमाया जाएगा तो किस तरह बनेगा, तो ये लगभग ऐसा बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और फिर कहता है कि त्रिभुज की जल की छवि ली जाए, यानी जल की छवि ली जाएगी तो क्या होगा, जो पास में होगा पास में होगा, अर्थात त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में मिलेगा अपन को, ये कहाँ मिलेगा, ये ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री जो है ये कितना है, 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। ये कंपनी कोई है वो अपना टारगेट रखती है कि 20% तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर उसका सेलिंग बढ़ाएंगे। तो कहता है उपयोग किए जाने वाले पदार्थ की लागत में कमी कमी कर देता है, साथ में अपनी मार्जिन जो है, ठीक है, उस मार्जिन में भी क्या करता है, कमी करता है, मार्जिन अधिक होने की उम्मीद करता है, मतलब क्या है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है, यानी लक्ष्य क्या है, 20% सेल बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थ की लागत में कमी करता है, यानी उसके जो लागत है वो पदार्थ का उसमें कम करेगा, साथ में अपना जो मार्जिन होगा उसको क्या करेगा, अधिक होने की उम्मीद है। तो इनमें से कौन सा निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, तो कहता है कंपनी में तैयार की गई वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी, अनुपातहीन रूप से भी नहीं बढ़ सकती। एक निश्चित जब टारगेट अपने पास है कि 20% ही बढ़ाना है तो लगभग उतने पे ही बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि 100% बढ़ा देगा। कंपनी की दूसरा ऑप्शन क्या है, कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी, कंपनी की बिक्री तो बढ़ जाएगी, कहता है वृद्धि होगी, लेकिन इसकी लाभप्रदता प्रभावित होगी। जब बिक्री बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अर्थात ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है ऑप्शन, कहता है कि कंपनी से अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है, यानी जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा, सेलिंग बढ़ाएगा, मार्जिन कम करेगा तो क्या जाहिर सी बात है उसकी बिक्री तो बढ़ेगी, साथ में लाभ भी उसका बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है रिटेल स्टोर वेफर्स के एक बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य पर 20% छूट दे, यानी छूट देता है 20%, बिक्री अवधि के बाद यह छूट बंद कर दी जाएगी और बिक्री मूल्य अंकित मूल्य के समान होगी। ऊपर दी गई जानकारी के लिए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है ये पूछता है। तो कहता है 20% सेल खत्म हो जाने के बाद, ऑप्शन है कि 20% सेल खत्म हो जाने के बाद क्या हो जाए, पैकेट का आकार 20% कम कर दिया जाएगा। तो 20% अगर कम कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर क्यों खरीदना चाहेगा, उसे नहीं खरीदेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है कि सेल खत्म हो जाने के बाद स्टोर स्टॉक वेफर्स के बड़े पैकेट को रखना बंद कर देंगे, ऐसा तो है नहीं कि स्टोर वाले कहेंगे कि हम भैया इस पैकेट को नहीं रखेंगे आज के बाद और हमारा बिक्री नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कहता है कि आफ्टर द सेल इज ओवर द प्राइस ऑफ द पैकेट विल इंक्रीज बाई 20%, यानी जब सेल ख़त्म हो जाएगी तो 20% हमें उसका कीमत बढ़ा दिया जाएगा पैकेट का। तो 20% अगर सेल बढ़ाए, मतलब पैकेट का बढ़ाएगा तो कैसे, उसको कोई खरीदना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मूल्य बढ़ने पे डिमांड में कमी आ जाती है। अगला ऑप्शन है 25% सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 25% की वृद्धि की जाएगी, तो ये हो सकता है। अगर इसका सल्यूशन देखने की कोशिश करें तो सल्यूशन क्या है, ये अंकित मूल्य कितना है, 100 है, उस पर डिस्काउंट कितना है, 20% का है,
तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। छूट ना देने पे छूट ना देने पे कितना प्राइस है, 100 है, ठीक है। मूल्य में वृद्धि कितना होता है, 100 में 80 घटाएंगे 20 हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि अगर देखा जाए तो 25% हमारा प्रतिशत वृद्धि आएगा। और इससे क्या आसपास होता है कि सेल खत्म हो जाने के बाद में पैकेट की कीमत जो है उसमें 25% की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। ये कहता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मेक इन एक मिनट, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन और आंसर को डिस्क्राइब करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के लिए कर में छूट प्रदान की गई। स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट क्या करते हैं, प्रति मिनट निर्गामी कॉल यानी इनकमिंग कॉल जो है या आउटगोइंग कॉल जो है इसकी दर को कम कर दे रहा है, ठीक है। इस जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि घोषणा पत्र में घोषित डिजिटल इंडिया की अवधारणा के प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, यानी यहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात ही नहीं की गई क्वेश्चन में, तो लगभग ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया बात नहीं की गई है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, सीधे टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स जो हैं उनकी जो आउटगोइंग कॉल रेट है उसमें कमी करने की बात की गई है। ये कहता है कि उपयोगकर्ताओं के को दिए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में इसके उपयोग के औसत मिनट में भी बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगला क्या है, सरकार चीन के जो हैंडसेट आते हैं उस पे आयात प्रतिबंध लगाएगी और मोबाइल ऑपरेटरों के हैंडसेट बनाने पर भी बल देगी, यानी इसमें प्रतिबंध लगाने या चीन की कहीं बात ही नहीं आई है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए उनको छूट दी जा सकती है, लेकिन चीन से प्रतिबंध की बात ही नहीं की गई है। मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी और उपयोगकर्ता पोस्टपेड की जगह प्रीपेड कनेक्शन लेंगे। भाई पोस्टपेड से प्रीपेड पे क्यों जाना पसंद करेंगे, तो उनका जब उनकी कॉल मतलब क्या है पैसे में कमी कर दी गई, तो अर्थात जो आउटगोइंग कॉल है उसमें कमी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन 68 है, कहता है विराट के पिच पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है, यानी हमें यहाँ पे अजम्पशन बनाना है, ठीक है। कहता है विराट इज लकी मैस्कॉट फॉर इंडिया, यानी भाग्यशाली है, लकी क्या बोली, भाग्यशाली है विराट कोहली। तो हम अगर भाग के सारे मैच खेलते हैं तो लगभग मैच हार जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। विराट इज a strong batsman and has performed well under pressure, ठीक है। यानी विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। इसको भी हम सही मान सकते हैं, लेकिन और भी देख लेते हैं ऑप्शन कि हमारे पास और क्या ऑप्शन है, ठीक है। कहता है कि अंपायर विराट के साथ उदार होगा क्योंकि वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है, तो इसकी कहीं बात ही नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको हम नहीं मानेंगे। ये कहता है गेंदबाज विराट को कमज़ोर गेंदबाजी करेगा क्योंकि वो कप्तान है, ये भी नहीं होगा, अर्थात हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कहता है इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बों में अपनी टिकट बुक किए थे। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, चारों देखने का प्रयास करते हैं। पहले, यात्रा की सभी श्रेणियाँ यात्रियों को आराम प्रदान करती है। अगर समान आराम प्रदान करती तो कोई क्यों एसी की टिकट बुक करता और कोई क्यों स्लीपर की बुक करता, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये कहता है ट्रेन ट्रेवल इज़ बेटर दैन ट्रैवलिंग बाई रोड, रेलगाड़ी से यात्रा सड़क से यात्रा से बेहतर है। हाँ, यात्रा करना तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन क्या हम इसलिए ट्रेन में जाते हैं कि बेहतर है इस कारण से? हमारा जवाब होगा नहीं, इस कारण से हम नहीं जाते हैं
क्योंकि उसमें और भी सुविधाएं मिलती है, ठीक है। एसी क्लास कंपार्टमेंट प्रोवाइड एडिशनल कंफर्ट टू द पैसेंजर कंपेयर द स्लीपर क्लास कंपार्टमेंट। तो ये लगभग सही हो गया था। तो एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। फिर अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है। इस वर्ड पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि निहित नहीं है, अर्थात क्या निहित नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। तो हाँ, इसकी आवश्यकता तो होती है, ठीक है। अर्थात ये निहित होगी तभी तो उसने अच्छा बेहतर किया होगा। ये कहता है तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है, लगभग ये भी सही है, ठीक है। कहता है कि महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया होगा। तो ये गलत हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि टारगेट तो प्राप्त कर लिए हों लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं शो कर पाए हों, जिसके कारण से कहा जा सकता है, ठीक है, कि उनकी वेतन वृद्धि और अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र में शादी करनी चाहिए। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है, कौन सा पूर्वानुमान निहित होगा। कहता है कि 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है, ठीक है। हाँ, लगभग ये सही हो सकता है कि वो स्थिर हो जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल है। ये गलत है क्योंकि लड़कियां तो बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारे देखते हैं चाइल्ड मैरिजेस होती हैं तो लड़कियां तो मिलती है, लेकिन लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 25 वर्ष के बाद में शादी करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, लड़कियां अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है या जॉब सेटलमेंट नहीं हुई है, तो उनसे की शादी नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माउस माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी प्रकार कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ प्लेन इज कोडेड एज RJCLG, यानी प्लेन का पी, अगर इसको हम नंबरिंग करके देखें, पी किस पे है, 16 पे है, यल 12 पे है, ये 1 पे है, ठीक है। एन कितने पे है, 14 पे है, ई 5 पे है। यहाँ पे जबकि आर 18 पे है, जे कितने पे है, 10 पे है, तो पी 18 पे, ये 19 पे, अर्थात 1 की 1 की वृद्धि है। जबकि यहाँ पे 12 क्या है, यहाँ पे 12 की है, ठीक है। ये देखते हैं, नीचे देखते हैं, प्लेन पी कितने पे है, पी है 16 पे, आर कितना है 18 पे, यानी 2 की वृद्धि है, ठीक है। फिर एल कितना है, एल है 12 और जे कितने हैं 10, अर्थात 2 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे दो की बढ़ोतरी के साथ में 2 की कमी भी हो रही है। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखते हैं टी टी कितने पे है, 20 पे है, तो 2 की अगर इसमें बढ़ोतरी देखेंगे तो 22 होना चाहिए, यानी बी होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन अगर नेगलेक्ट कर देते हैं तो अपने पास 3 बचे, 3 में से हमें चुनना है। फिर आर है, आर कितना है 18 है, और 18 की जगह पे हमें 16 को लेना है, ठीक है, 2 की कमी करके लेना है। तो टी 20 होता है, 2 ज़्यादा हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, 2 बचे अपने पास, ठीक है। फिर क्या है कि ए है, यानी ए में 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी मिलेगा, सी दोनों जगह पे है। एन कितना है 14 है, ठीक है। एन कितना है, और एन नहीं आई है, आई के बाद यहाँ ट्रेन लिखा हुआ है तो आई है, तो आई कितना है, आई 9 होता है। अगर 9 की देखी जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की कमी आएगी, तो 2 की कमी आने पे जी प्राप्त होगा, अर्थात हमें सी ऑप्शन सही होगा।
कहता है ना सर्टेन कोड लैंग्वेज इज बिल्डिंग इज कोडेड एज इतना, ठीक है, देन हाउ विल स्काई स्केपर बी कोडेड एट, ठीक है। बिल्डिंग बी कितने पे, 2 पे है, यू कितने पे है, 21 पे है, बी का नंबर है 2, क्यू कितना है 21, आई 9 है, एल का 12 है। तो ऐसे ही करते हैं, तो इसका मतलब देखते हैं, ठीक है, जो नंबर है उसी को लिखा गया है। तो स्काई स्केपर यस कितने पे है, 19 पे है, ठीक है, 19 सब में है, ठीक है, पहला अच्छा देख लेते हैं, 19 सब में है। आर कितने 18 है, यानी इसमें से कोई नेटवर्क नहीं हटा नहीं सकते हैं। के 11 पे है, के सब में है, ठीक है। वाई वाई कितने पे है, 25 पे आता है। एक्स वाई जेड आता है, वाई के बाद जेड आता है, 26 हो जाएगा, तो 25 हो, नहीं है, पहला ऑप्शन हम हटा चुके, ठीक है। फिर यस की बात करता है, तो यस कितने पे 19 पे है, तो 19 नहीं हटेगा। फिर क्या, सी 3 पे है, 3 सब में है। फिर आर कितने पे है, 18, 18 पे है, यानी बी ऑप्शन भी हट जाएगा। फिर अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं। फिर एक एक के पास एक है, ई 16 पे, ई कितने पे 5 पे है। लगभग सेम ऑप्शन दोनों है 9, ठीक है, तो इसमें से कौन सा लिया जा सकता है। ये यहाँ पे क्या है 18 है, ठीक है, आर 18 पे, तो 18 ले जाएगा भाई, हाँ, लेकिन यहाँ पे 1.8 लिखा हुआ है, तो हमारे पास सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कहता है ये बी का पति है, ये जो है बी का पति है, ये बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, ई ई जो है डी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाना अगर आप सभी लोग जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आंसर इसका तो सी होगा, ठीक है, आंसर इसका सी है। फैमिली ट्री एक बना के देख लेते हैं, बाकी इसके अगले जो 4 क्वेश्चन होगा वो हम आंसर के हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लोग खुद से करके देख लें। कहता है ये बी का पति है, ये जो है ये पति है इसका बी का, ठीक है, ये बी का पति है, ठीक है, तो बी फीमेल होगी, ठीक है। ये कहता है सी बी का भाई है, यानी सी जो है ये बी का भाई है, डी बी का पिता है, डी जो है ये क्या है बी का पिता है, ई बी का बेटा है, और जो ई है ये क्या है बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ जो है ए की बेटी है, यानी एफ और ई क्या है भाई बहन हो जाएंगे, ये बेटी है। एफ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ और डी के बीच में क्या संबंध है, दादा और पोता का संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन कौन सा है, ब्लड रिलेशनशिप का है। सुधाकर सुधा का पति है, सुधाकर सुमेधा के नाना है, और सुधा सोमेश की दादी है। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। इसको अगर फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है, तो उससे देखेंगे, या फिर डायरेक्ट आंसर से देख लेते हैं, और डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, टाइम बचेगा इससे, ठीक है, यानी ऑप्शन डी, यानी सुधाकर और सुधा क्या है पति पत्नी है, ठीक है। रितिका क्या है, रितिका बेटी है किसकी, सुधाकर की, ठीक है। और सुमेधा क्या होगा, रितिका की बेटी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में तो नाना नानी, मतलब सुधाकर नाना हो जाएगा सुमेधा का, ठीक है। दूसरे सेंसर में देखते हैं, सुधा जो है सुधा रोमेश जो है, ठीक है, और उसका रोमेश का जो बेटा है वो क्या है सोमेश है, ठीक है, और रोमेश का पत्नी कौन है, रोमा है, ठीक है। तो ये सास ससुर हो जाएंगे सुधाकर और सुधा, रो रितिका और रोमेश के, ठीक है। तो इस तरह हमें डी ऑप्शन मिलेगा। रत्नाकर कहता है, ठीक है, रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ,
जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ जो सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध होगा? तो इसको हम एक देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बताना चाहिए वरना आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। रत्नाकर रत्नाकर कहता है मैं सॉरी रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम पीछे चल रहा है तो थोड़ी आवाज़ आती है, इस कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और आप लोग कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाए रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। ठीक है। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ जो सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है? इनके बीच में अगर संबंध देखना है तो सीधे फैमिली ट्री बनी हुई, इसको देख लेते हैं। सदानंद सुरेखा क्या है? पति पत्नी है। सुरेखा की बहू क्या है? कौन है? रजनी है। रजनी है, रजनी की बेटी रश्मि है। ठीक है। रश्मि और रश्मि का भाई कौन है? रत्नाकर है। तो जाहिर सी बात है इसमें थ्री जनरेशन चल रहा है। थ्री जनरेशन पे क्या होता है? दादा और पोता, पोता या पोती के संबंध बनते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, दादा और पोता का संबंध रहेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है यदि यदि ये एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ये हैश बी का अर्थ है बी ई का बेटा है, ये एंड बी का अर्थ है बी ई की बहन है, और ये एड ये परसेंटेज बी का अर्थ है बी ई का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ अनिश्चित रूप से यह है कि यश टी का भाई है? तो इसको हम चारों को सॉल्व करेंगे। तो चारों को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में सीधे क्या है ये देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन कहता है क्यू और पी पति पत्नी बन जाएंगे। क्यू और पी पति पत्नी। पी का बेटा टी है, ठीक है। पी का बेटा टी है और टी का भाई यश है और यश की बहन आर है। तो क्या है कि इनमें से कहता है कि यश और टी का है ये यश और टी का भाई बहन कौन से संबंध में आएगा? नहीं, ऑप्शन डी से आएगा ये। एक मिनट पानी पी लेते हैं। कहता है रीड द गिवन स्टेटमेंट, नो टैबलेट इज अ कंप्यूटर, ऑल द कंप्यूटर आर मोबाइल। ठीक है। तो इसमें एक आप लोगों ने बैन आरेख का पढ़ा होगा, एक डायग्राम बना के कि कैसे करते हैं, और दूसरा एक ट्रिक होता है कि 100-50 वाले। अगर मैक्सिमम लोगों ने 100-50 तो पढ़े ही होंगे। जैसे कहता है कि नो का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं कि ठीक है हर जगह काम आएगा। अगर कहीं लिखा है नो, ठीक है, नो मतलब इस स्लोगन में होता है नो का मतलब होता है 100-50। एक नो का मतलब होता है 100-50, सॉरी नो का मतलब होता है 100-100, 100-100 होता है, 100-100 होता है। ऑल का मतलब होता है 100-50, ठीक है। 100-50 होता है ऑल का मतलब। सम का मतलब होता है 50-50, सम का मतलब होता है 50-50। सम नॉट का मतलब होता है 100-50, ठीक है। सम नॉट का मतलब होता है सम नॉट का मतलब होता है 50-50। सम नॉट का मतलब होता है 50-100, ठीक है। तो इस पे हम काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। कहता है नो टैबलेट इज अ कंप्यूटर। नो का मतलब होता है 100-100, नो का मतलब होता है 100-100। नहीं, टैबलेट कितना है? 100 है। कंप्यूटर कितना है? 100 है। ऑल का मतलब होता है कितना? 100-50, यानी 100 कंप्यूटर होगा। मोबाइल कितना होगा? 50 होगा, ठीक है। मोबाइल कितना होगा? 50 होगा।
नो का मतलब 100 और ऑल का मतलब 150। तो हम ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, नो टैबलेट इज ए मोबाइल, नो टैबलेट इज अ मोबाइल। तो यहाँ पे क्या है, नो का मतलब 100 होगा। ठीक है, 100 होगा, तो 100 है। फिर कहता है कि ऊपर क्या है, 100 अगर देखते हैं तो 100 का मतलब होता है कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, नहीं का, तो यहाँ पे नो नो का होगा। ठीक है, जबकि अगला क्या उसमें है स्टेटमेंट कि सभी कंप्यूटर मोबाइल है, तो वहाँ पे मोबाइल कितना है, 50 है, तो 50 से 100 नहीं बनेगा। 100 से 100 तो बन जाएगा, लेकिन 50 से 100 नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, नो मोबाइल इज अ टैबलेट, नो का मतलब किससे होता है, 100 जबकि वहाँ पे मोबाइल कितना है, 50 है, तो 50 से 100 नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर, यानी कुछ का मतलब होता है 50-50, तो 50 मोबाइल 50 कंप्यूटर, ये बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ये है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, ऑल जेब्रा आर हॉर्सेस, ऑल का मतलब होता है 150। ठीक है, ऑल का मतलब होता है 150, ऑल का मतलब होता है 150, ऑल का मतलब होता है 150। ठीक है, 150। फिर यहाँ पे कहता है ऑल का मतलब 150 होता है। ठीक है, तो ऑल का मतलब 150 होता है, तो ऑल जेब्रा कितने हैं, 100 है, 100 से 100 बन जाएगा। डोंकी कितने हैं, डोंकी 50 है, 50 बन जाएगा। ठीक है, 50 से 50 बन जाएगा, तो यानी ऑप्शन ये सही है। फिर कहता है ऑल डोंकी आर जेब्रा, डोंकी कितना है, 50 से 100 नहीं बनेगा, यानी ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, सी सम डोंकी आर जेब्रा, सम का मतलब होता है 50-50, यानी डोंकी कितने हैं, 50 से 50 बन जाएगा, यानी ये 50 हो जाएगा, 50-50, 50 से 50 बन जाएगा। जेब्रा कितने हैं, 50-100, 100 से 50 बन जाएगा, यानी ये सही है। फिर यहाँ पे सम का मतलब होता है 100, तो 100, और सम का मतलब होता है 50-50, तो हॉर्सेस कितने हैं, 50 से 50 बन जाएगा। जेब्रा कितने हैं, 100 है, 100 से बन जाएगा, यानी हमारे पास तीन ऑप्शन सही है। कौन सा, ए सी डी, ये तीनों सही है। ये सी डी कितने हैं, ऑप्शन सी में है, ये सही है। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर हटा दिए जाते हैं, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वां स्थान पे क्या होगा, 15वें स्थान पे क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो हमारे पास कितने वोवेल्स होते हैं, 4 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, तो 15 तक क्या होता है कि हमारे पास 4 वोवेल्स होते हैं, ये, ये, ई, आई, वो। ठीक है, ये हमारे पास 15 तक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 15 लीटर में 4 वोवेल हटा देते हैं तो कितना बचेगा, हमारे पास 12 बचेगा। तो 12 की जगह पे तो पूछ रहा है कि 3 और चाहिए हमें, तो 3 और चाहिए, तो कम से कम 15, 15 में 4 घटाएंगे, सॉरी, ये 11 बचेगा। तो 11 में अगर हम 15 अभी पे जाना चाहें तो 4 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 अब प्लस 4 और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में कौन सा लेटर है, यस आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्याओं के स्थान पर, अभाज्य संख्याओं के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है, तो नई वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पे क्या होगा। अभाज्य कौन से होते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। यही तो हमारे वर्णमाला में आएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो जब इनको हटा दिया जाता है तो हमारी जो नई सीरीज बनती है तो क्या बनेगी, ये बनेगी, ए टी एफ एच आई जे एल ओ पी आर टी यू वी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कहता है 11वें पे क्या आएगा, हमारा आर आएगा, यानी आर कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है।
यहाँ पे क्या कहता है, odd comes at the 17th position to the right of 31st character from the right, ठीक है। राइट से अगर हम काउंट करते हैं तो 31st पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो पहले 31st कैरेक्टर काउंट करते हैं। 31st काउंट करने पे हमें क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। ये जेड मिलता है, ठीक है। तो जेड के कहता है दाएं तरफ, यानी राइट में अगर देखें तो ये राइट हमारा ये होगा, लेफ्ट हमारा ये होगा, यानी ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। राइट में अगर 17 काउंट करते हैं तो क्या मिलेगा, एक बाई से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, लगभग यू के करीब में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा 17 पे आएगा, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निश्चित भाषा में यदि एनिमल को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इंसेक्ट को ऑफरफ के रूप में स्कोर किया जाता है, तो एलिफेंट पूछता है, ठीक है। एलिफेंट किस कोड में शो करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, एक की कमी और एक की वृद्धि हो रही है। तो एक की कमी एक की वृद्धि हो रही है, तो इसके एलिफेंट पे क्या आएगा, एक की कमी एक की वृद्धि। तो एक की कमी कहाँ पे हो जाएगी, यल का क्या हो जाएगा, यल का हो जाएगा यम, ठीक है। यानी एक वृद्धि हुई है। ई का क्या हो जाएगा, एक की कमी हो रही है, तो ई का डी हो जाएगा, ठीक है। फिर ई का क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, डी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यम डी, कहाँ पे आएगा, यम डी, ये आएगा, ठीक है। यानी कौन सा है, डी ऑप्शन है। कहता है उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा, डी डब्ल्यू, ठीक है। डी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, -6 हो रहा है। डी का क्या है, जी, यानी कितने, यानी डी कितने पे है, 4 पे है। जी कितने पे, 7 पे है। तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। जी से आगे जे है यहाँ पे, जी से 7 है, 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 9 है, एम, ठीक है। 10 में 3 में 13 हो जाएगा। 13 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 19 हो जाएगा, ठीक है। डब्लू से टी आएंगे, डब्लू कितने पे है, 23 पे होता है डब्लू, यानी यू वी डब्लू, यानी डब्लू 23 पे होगा। टी कितने पे है, 20 पे है, यानी -3 हो जाएगा। -3 करेंगे, फिर यहाँ पे -3 बीच में करेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर -3 यहाँ पे करेंगे तो 12, कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। और उसी तरह यस पे देखते हैं तो एच, एच कितने पे है, 8, एच 8 पे है। 8 में अगर -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। और यस में 3 जोड़ेंगे, यानी 19 और 3 22, यानी वी हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। कहता है उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा, ठीक है। लगभग इसका भी उसी तरह से देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। तो इसका अगर सीधे ऑप्शन से देख लेते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये ए से सी, डी से जी, एच एम, ऐसे बनना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तथा निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का चयन करना है, ठीक है। अनुपस्थित पद का चयन करना है। और डी से डब्ल्यू जाएंगे कैसे, अगर डी में हम 6 घटाते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, 6 ही घटेगा।
तो कितना हो जाएगा, हमें वाई पर देंगे, हमें 7 माइनस करते हैं, ठीक है। फिर 7 माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या है, बी से अगर सी पे जाते हैं तो +1 होगा, सी से ई पे आते हैं तो कितना, सी करना 3 है, यानी +2 कर देंगे, ठीक। +2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5, 3 प्लस करेंगे, +3 करेंगे, एच से एल पे जाएंगे तो कितना, यानी 8 से कितना हो जाएगा, एल कितना है, 11 है, ठीक है। 8, एल 12 है, तो यहाँ पे कितना +4 करेंगे तो 4 के बाद +5 करेंगे, ठीक है। तो 12 5 कितना होता है, 17 होता है, 17 का क्यू होता है, क्यू यानी 31 हो जाएगा, ये ऑप्शन है। कहता निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से अनुपस्थित पद का चयन करना है, अनुपस्थित पद का चयन करना है, तो इसमें भी लगभग देख सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, तो ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। डब्ल्यू से यू पे गए -2, फिर यू से यस पे गए -2, यानी -2 हो रहा है, ठीक है। नंबर में 4 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, M14, M14 ये, M14 और M13 होगा। कहता है अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में से संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच क्या अंतर है। यहाँ पे कहता है नंबर टोटल कितने हैं और कितने वोवेल्स हैं, उसमें डिफरेंस कितना है, तो नंबर्स कितने हैं, काउंट करते हैं, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारे पास नंबर कितने हैं हमारे पास, 10 है। वॉवेल देखते हैं, वॉवेल कितने हैं, ए, ठीक है। फिर क्या है, ई, ए ई 2 हो गए, फिर क्या है, यू है, वो है, ठीक है। और यहाँ पे आई है, तो 5 है, यानी हमारे पास वोवेल कितने हैं, -5 कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कहता है यदि हम प्लस को डिवाइड से और माइनस को मल्टीप्लाई से प्रतिस्थापित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बन जाएगा, तो कौन सा समीकरण बनेगा, यानी प्लस को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया, और 11 में 10 घटाओगे तो 1 बचेगा, आंसर बी हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा होगा आंसर, इसका आंसर सी करेक्ट होगा, यानी 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन, दोनों इक्वेशन है, दोनों को हल करने पे क्या मिलता है हमें, y की वैल्यू 4 मिलती है और x की वैल्यू 6 मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, x और y दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। ये कहता है कि सुधाकर रमेश से लंबा है, राजेश सुधाकर से छोटा है, ठीक है। उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो उनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, राजेश होगा, राजेश इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, राजेश सबसे छोटा नहीं होगा।
यानी ये सीरीज होगी। इसे जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कंस्ट्रक्शन की। A group of two boys, Alpesh and Thopist, and two girls, Saguna and Bandana, are seated around a round table, all facing inward and with equal spacing between them. Alpesh is seated between Dhruvid and Saguna, who is seated to the immediate left of Bandana. इमीडिएट लेफ्ट पूछ रहा है और इमीडिएट लेफ्ट देखते हैं। ठीक है, चार है। ठीक है, चारों को अगर प्लेस दिया जाए तो इस तरह बैठेंगे। कहता है कि इसमें प्रश्न का उत्तर है कि सगुना या ध्रुवता जो है उनमें से किसी एक की स्थिति की जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए ध्रुवता की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं चाहिए। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है, सी सही होगा। सी में क्या है, सगुना ध्रुवता की स्थिति उचित जानकारी नहीं दी गई, अर्थात यहाँ पे हमें डिटर्मिनेशन करने में दिक्कत होगी। कहता है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प की अतिरिक्त आवश्यकता हो सकती है, इसकी अतिरिक्त आवश्यकता है। ये बी का पति है और सी ए का पुत्र है, डी और ई एफ के बच्चे हैं जो ए और बी की बहू हैं। सी और एफ के बीच क्या संबंध होगा, तो क्या संबंध होगा इसके लिए देखते हैं। इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। यानी देख, सी और एफ का संबंध जो होगा ज्ञात करने के लिए स्पष्ट करना आवश्यक है कि ए और बी का कोई पुत्र है या नहीं है। जब ये हमें पता हो जाता है तो हम बात करते हैं कि ए और बी केवल एक ही पुत्र है, सी, क्योंकि ए और बी का केवल एक पुत्र है, जिससे दी गई संपूर्ण जानकारी से सी और एफ का पति पत्नी का संबंध स्पष्ट हो जाता है और सी और ए के बीच का संबंध के बीच पुत्र और पिता और पुत्र का संबंध भी ज्ञात होता है। ये कहता है कि ये और बी, अगला क्वेश्चन है, ये और बी सी और डी के बच्चे, ये एक लड़का है और उसकी दो बहनें, जबकि बी के तीन भाई हैं। सी और डी के कितने बच्चे हैं, सी और डी के कितने बच्चे हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी होगा। बी क्या है, बी क्या है, बी ई की बहन है, बी ई की बहन है जो सी की बेटी है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता हो सकती है कौन सी। छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा और एक कंसर्ट देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है, निर्नेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या हमें बतानी है। कुल संख्या बतानी है तो इसके लिए क्या बता सकते हैं, ये है। ठीक है, 5 ये प्लस ये 9। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल। कहता है दिनेश का बाईं ओर से स्थान कितना है, 5वां है। दिनेश कितने हैं, 5th पे है। ठीक है, प्रतीश कितने पे है, 7th पे है। दिनेश और प्रतीश के बीच में कितने हैं, 1 है। इन दोनों के बीच में कितना है, 1 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 12 और 13 हो गए। ठीक है, अतः स्पष्ट कितने हैं, तो ऑप्शन डी होगा। डी क्या है, Ritesh is seated at the seventh position from the right and has exactly one student between him and Dinesh, यानी ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से
अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुआ। दीपक 10वां रैंक हासिल किया है और उसके आगे 4 लड़कियां हैं और उसके पीछे 10 लड़के हैं। ठीक है, उसके पीछे 10 लड़के हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो कुल संख्या बतानी, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी छात्रों में दीपक की रैंकिंग कितनी है, दीपक की रैंकिंग कितनी है, 10th है। दीपक के आगे कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। उसके पीछे कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो 10 माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेंगे, 5 बचेंगे, नहीं 5 लड़के होंगे। तो दीपक के पीछे कितने हैं, 10 लड़के हैं। तो 10 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 ये हो गया। अब फिर कहता है कि हाँ, जो 16 लड़के हैं और साथ में लड़कियां भी तो हैं। तो लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां कितना है, 16 माइनस 4 हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12। अगला क्वेश्चन है, दीपक, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। पंक्ति में दीपक किस स्थल पर खड़ा है, किस स्थल पर खड़ा है, ये देखते हैं पहले। कि दीपांकर, दीपक और दीपिका, इनके बीच में 4, दीपक और दीपांकर के बीच में कितने हैं, 4 है। ठीक है, 4 स्टूडेंट है। और दीपक और दीपांकर के बीच में 4 है, लेकिन दीपांकर 16वें स्थान पे है। ठीक है, यानी अंतिम पे है। तो अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16 पे दीपिका का स्थान है। ठीक है, दीपक और दीपांकर और दीपक के बीच में 4 है, दीपांकर और दीपिका के बीच में 9 है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, हमें कितने टोटल मिलते हैं, 11 स्टूडेंट मिलते हैं। ठीक है, तो 11 स्टूडेंट मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि दीपांकर स्टैंडिंग अ फ्यू प्लेस बिहाइंड दीपक। सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी के पास 10 रुपये, 20 रुपये, 50 के मूल्य के कुछ पैसे हैं। 10 रुपये के नोट, 10 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से 20 अधिक है और 50 के नोटों की संख्या से 50 अधिक है। व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है, और उसके पास टोटल कितनी राशि हो जाएगी, क्या है, ऑप्शन डी होगा। यानी लगभग सभी मूल्य के नोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीन व्यक्तियों ए, बी और सी की आयु 5, 4, 3 के अनुपात में है। ये सबसे बड़ा व्यक्ति है जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है। सी की आयु क्या होगी, अगर सी सबसे छोटा है तो उसकी आयु क्या होगी, तो उसकी आयु होगी, ये बी और सी की आयु कितना है, 5, 4, 3 है। अर्थात उनकी अगर एज मान ले तो 5x, 4x, 3x लगेगी। अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ रही है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 3 गुणे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 में 24, ठीक है, 24 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इस 16 ईयर्स ओल्डर देन सी। ये रहा हमारा रीजनिंग का पार्ट, यानी इंटेलिजेंस सेक्शन का। ठीक है, यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का था। और हम अगला इसका पार्ट करेंगे जो जनरल नॉलेज का होगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज का फिर थोड़ी देर बाद किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।